हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो छात्रों, कृतिका पाठ्यपुस्तक के पाठ रीढ़ की हड्डी इस एकांकी में अब तक आपने पढ़ा कि एक मध्यम वर्गीय पिता रामस्वरूप अपनी पुत्री उमा के लिए एक रिश्ता देखते हैं और आज लड़के वाले उनकी पुत्री उमा को देखने आने वाले हैं। वे सुबह से ही बैठक की साज सज्जा में अपने नौकर रतन के साथ लगे हैं। अपनी पत्नी प्रेमा अर्थात उमा की माँ से उमा के बारे में कहते हैं कि उसे ठीक से समझा दो कि वह करीने से तैयार होकर के आएगी। प्रेमा बताती है कि उमा नाराज है। वह कहती है कि उसने बहुत समझाया पर उमा मानती नहीं। शायद आपके ज़्यादा पढ़ा लिखा देने से नौबत आ गई है कि वह बात नहीं सुनती है। फिर वह कहते हैं कि जाकर उसे समझाओ और यह बताओ कि नाश्ता तैयार है या नहीं। तब प्रेमा बताती है कि सब तैयार है, बस मक्खन नहीं आया है। तो रामस्वरूप थोड़ा खींचते हैं और फिर रतन को बाजार भेजते हैं मक्खन लेने के लिए। फिर इधर रामस्वरूप प्रेमा से बात करते हैं और कहते हैं कि लड़के वाले दकियानुसी विचारों के हैं। खुद तो दोनों अर्थात बाप पिता और पुत्र दोनों पढ़े लिखे हैं, पर वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। उनका मन करता है कि दोनों को ठीक से सुना दें, पर बेटी का विवाह करना है इसलिए चुप है। वह कहते हैं उमा को समझा देना कि अपनी पढ़ाई के विषय में वह मैट्रिक ही बताएगी। तभी रतन आ करके बताता है कि कोई आते हैं। तब रामस्वरूप कहते हैं कि तुम अभी तक गए नहीं। उसे दूसरे दरवाजे से जाने को कहते हैं और स्वयं ही मेहमानों का स्वागत करने के लिए आगे जाते हैं। गोपाल प्रसाद आते हैं। गोपाल प्रसाद चेहरे से लोक व्यवहार में चतुर दिखाई पड़ते हैं और वहीं शंकर, उसकी पीठ बहुत झुकी हुई है और वह खींच की हंसी बीच बीच में बिना वजह ही हंसता रहता है। फिर सामान्य बातचीत होती है और बातचीत में रामस्वरूप जी को पता लगता है कि शंकर पढ़ाई में मार्जिन लेकर के चलता है, अर्थात शंकर फेल भी होता है, उसे बैक भी शायद आती है, पर पढ़ाई के विषय में यह बातें लड़के वाले इनसे छुपा रहे हैं। बात कहीं आगे न बढ़ जाए तो गोपाल प्रसाद बहुत ही चतुराई से इन बातों का सिरा दूसरी ओर मोड़ देते हैं। फिर दोनों अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। तब रामस्वरूप कहते हैं कि चाय नाश्ता करके हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। रामस्वरूप जी चाय लेने के लिए अंदर जाते हैं। तब गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं कि घर को देख करके लगता है कि ठीक हैसियत के हैं, और लड़की को देखें तो जाने। फिर उनकी दृष्टि शंकर की पीठ पर जाती है, उसकी रीढ़ झुकी हुई है। तब वह कहते हैं कि तुम्हारे मित्र सही कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन यह, और बात को बीच में ही छोड़ देते हैं। देखते हैं कि रामस्वरूप जी आ रहे हैं, अर्थात उनका कहना था कि तुम्हारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, तुम बिना बैकबोन के हो, पर बात को बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर नाश्ता पानी होता है, बातें जारी रहती हैं और इन बातों का सार यह है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उनका अधिक पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं। आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि एक लड़की का पिता मजबूर होकर के लड़कों वालों की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है। इस बीच उमा तश्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वे दोबारा उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। तो आइए आगे की एकांकी पढ़ें। गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप जी इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा अब भी चुप है, उसकी गर्दन झुकी हुई है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं, यानी गोपाल प्रसाद को उत्तर नहीं मिल रहा होता है तो रामस्वरूप थोड़ा सकपका जाते हैं और फिर कहते हैं जवाब दो उमा। तो गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि जरा उमा को भी बोलने दीजिए, जरा इससे भी मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं
उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो वह रामस्वरूप समझाते हैं कि बेटा तुम जवाब दो, जो आपसे पूछा जा रहा है। उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, अब वह जवाब देती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना नहीं खरीदी जाती। तब रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है, वो डरते हैं थोड़ा और कहते हैं उमा उमा। पर उमा अब नहीं चुप होती, आगे कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद अब ताव में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें ऐसी अपेक्षा नहीं थी उमा से। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था। उमा कहती है तेज आवाज में, अब वह तेज आवाज में बोलती है, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर कहता है बाबूजी चलिए। अब शंकर को लग रहा है कि उसकी पोल पट्टी खुल रही है, तो वह कहता है कि अब निकलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो गोपाल प्रसाद की बात से लगता है कि वो अपने बेटे की हर करतूत को अनदेखा कर रहे हैं और उमा के ही विषय में और जानकारी लेना चाह रहे हैं। अब रामस्वरूप चुप रहते हैं। उमा कहती है जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपनी मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो उमा की बातचीत से पता चलता है कि उन गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर ने अपनी जान बचाने के लिए नौकरानी तक के पैर पकड़ लिए थे ताकि उसे छोड़ दिया जाए, पकड़ लिया गया था वह। तब रामस्वरूप कहते हैं उमा, वो मानो उसे चुप कराना चाहते हो, पर वह अब चुप नहीं होना चाहती थी। गोपाल प्रसाद अब गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूं। फिर बेत ढूंढकर उठाते हैं, बीए पास, ओह गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटे चले। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको पता चला कि पुत्र शंकर कितना भी बुरा है, कितनी भी उसमें बुराइयां हैं, पर उसकी हर बुराई को अनदेखा करते हुए वह पढ़ी लिखी लड़की की पढ़ाई को ही उसकी खामी मानो बता रहे हैं। अब उमा कहती है जी हां, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, क्योंकि उमा ने असलियत कह दी है। एक तो शंकर देखने में ठीक नहीं है, उसकी पीठ बहुत ही ज्यादा झुकी हुई है, और दूसरे उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह हर बात पर अपने पिता पर निर्भर है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी वह अपने पिता पर ही उसके निर्णय निर्भर करते हैं। इस तरह से उमा ने उसकी पूरी तरह से पोल खोल दी। पिता और पुत्र अब दोनों ही क्रोधित हैं, पर कुछ कर नहीं सकते हैं। शंकर रुलासा हो जाता है और ये बाहर निकलते हैं। अब उमा रो रही है इस घटना के बाद। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। अब रतन आता है। रतन कहता है बाबूजी मक्खन। सब रतन की ओर देखते हैं, पर्दा गिरता है। तो इस तरह से यह एकांकी यहाँ समाप्त होती है। और आपने देखा कि हमारे समाज में कितने तरह के लोग होते हैं। एक पिता को आपने देखा कि कैसे वो मजबूर हो जाता है और लड़के वालों की हर बातचीत में उसे हामी भरनी पड़ती है। तो
लड़के के भी पिता को आपने देखा और पुत्र को देखा। उनकी सोच कैसी है स्त्रियों के विषय में? स्वयं वे पढ़े लिखे हैं पर उन्हें एक कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ताकि लड़कियां उनसे समय आने पर कोई तर्क वितर्क न कर बैठे। इसलिए वह कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं और उन्हें सिर्फ घर में काम करने के लिए ही मानो लड़की चाहिए। लड़की की इतनी ही वह कद्र करते हैं। इस एकांकी को आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अपने अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।